गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पढ़ रहे हैं मजा में, मस्ती में। चलिए फुल ऊर्जा के साथ पढ़ते हैं। आज आपके बीच में लाया हूं ऑर्गेनिक का बेसिक कंसेप्ट मैंने शुरू किया था और बेसिक कंसेप्ट मैंने 2 लेक्चर दे चुका हूं। लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरह से यदि आप जैसे मैंने लेक्चर दिया है, यदि उस तरह से आप पढ़ते हैं तो जितने भी प्रॉब्लम है आपका दूर हो जाएगा और केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट जगने लगेगा। इसलिए पिछला वीडियो देख लीजिए और इस वीडियो को भी देखिए। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। तो आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक का लेक्चर देने जा रहा हूं और मैंने पिछले लेक्चर में मैं डिफिनेशन, ओल्ड डिफिनेशन, न्यू डिफिनेशन, वाइटल फोर्स थ्योरी, लेमरी थ्योरी, कहां से कौन सा कंपाउंड आया, इनके बारे में मैंने बताया था। कंपाउंड को 2 भाग में डिवाइड किए थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो अब यहां पे ये देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है। हिंदी क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली कार्बन होता है और कार्बन के साथ साथ इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी तत्व के यौगिक को बताया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड मुख्यतः कार्बन के यौगिक होते हैं जिसमें इसके अतिरिक्त कौन कौन होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और तथा हेलोजन होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी तत्व के यौगिक होते हैं। कार्बन को यदि छोड़ दीजिएगा या कार्बन भी ले लीजिएगा तो भी वो इनऑर्गेनिक कहलाएगा जब ये सब तत्व नहीं होगा उनके साथ। तो इसलिए लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी तत्व के यौगिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, इसके मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचुरल सोर्स जो होता है वो प्लांट एंड एनिमल होता है। तो देखिए इसके प्राकृतिक स्रोत मतलब नेचुरल सोर्स सजीव, जंतु एवं पौधे होते हैं। इनके प्राकृतिक स्रोत निर्जीव, नॉन लिविंग होते हैं। मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब आपका वहां पे बर्जेलियस के बारे में जब वाइटल फोर्स का पढ़ा रहे थे तो वहां पे ये चीज आया था और वहां पे भी बोले थे ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेचुरल सोर्स से प्राप्त करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, ये मुख्यतः सहसंयोजी यौगिक होते हैं। जनरली इसमें देखिएगा मेटेलिक कंपाउंड, मेटल नहीं आता है इसलिए मेटेलिक यौगिक नहीं बनता है, मेटेलिक कंपाउंड नहीं बनता है। तो कार्बन के जितने भी यौगिक होगा, कार्बन से जो मिलकर के ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के जितने भी यौगिक होगा, कंपाउंड होगा,
वो कैसा नेचर का होगा, कोवैलेंट यौगिक के होंगे, सहसंयोजी यौगिक होते हैं। ये मुख्यतः कैसा होता है, आयनिक होता है। जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा होता है, आयनिक होता है, लेकिन मैंने आपको बाद में ये भी लिखा एवं सहसंयोजी ही है, लेकिन साथ साथ ये सहसंयोजी यौगिक का भी निर्माण करते हैं, बनाते हैं। अगला, ये प्रायः गैसीय, द्रव एवं ठोस होते हैं। मतलब ये जनरली जो आप कहिएगा ना तो गैसियस होते हैं, लिक्विड होते हैं और सॉलिड होते हैं। ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये प्रायः क्या होते हैं, ये इट इज जनरली सॉलिड इन फॉर्म। ये कैसा होता है, ये प्रायः जो ये जनरली किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप निकालते हो सोर्स से, कहीं से भी प्राप्त करते हो, एक्सट्रैक्शन करते हो, कैसा हो गया, सॉलिड हो गया। अब आप बताएंगे सॉलिड का जब है तो इनको बॉयल और मेल्टिंग करना, मतलब पिघालने में, द्रव बनाने में और उसके बाद बॉयल करने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, लेकिन इसमें क्या है, इनका द्रव्यनांक, मेल्टिंग पॉइंट एवं क्वथनांक बीपी क्या होगा, कम होता है। लेकिन इसका क्या होगा, इनका द्रव्यनांक, मेल्टिंग पॉइंट एवं क्वथनांक बीपी अधिक होते हैं। बना लिए, ये देखें इनकी संरचना, स्ट्रक्चर देखिएगा, बहुत बड़ा बड़ा, यहां से लेके आप अपने घर तक, जैसे मेरे पास से लेकर के मैं जहां से वीडियो बना रहा हूं और आप जहां आप देख रहे हैं, यदि मैं यहां से और वहां तक यदि कार्बन की चेन बनाना शुरू कर दूं तो भी ये बन जाएगा। तो यही देखिए यहाँ पे क्या है, इनका संरचना क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। ये इनकी संरचना क्या होते हैं, जटिल होते हैं। इनकी संरचना प्रायः क्या होता है, सरल होता है, सिंपल होता है। आप मानव श्रृंखला देखे होंगे, क्या ये मानव श्रृंखला, आप एक जगह से हाथ जोड़े हुए रहते, एक शहर से, एक चौक से दूसरे चौक, दूसरे चौक से तीसरे चौक, मतलब आप इस तरह से फैल जाते हैं, आप सेल्फ लिंकिंग करते हैं। आगे नेचर हम दिखाएंगे आपको, कार्बन का बताएंगे। तो ये मानव श्रृंखला जो है एक प्रकार का ये कार्बन चेन आप समझ सकते हैं, ये कार्बन का चेन हो सकता है। यदि मैं आपको ह्यूमन को, जैसे मैं हूं, मैं कार्बन हूं और मैं इधर भी हाथ दे रहा हूं और इधर भी हाथ दे रहा हूं, तो ये दोनों मेरा क्या हो गया, बॉन्ड हो गया। बॉन्ड कैसे हुआ, मैं इस साइड के भी आदमी को पकड़ सकता हूं और मैं इस साइड के भी आदमी को पकड़ सकता हूं। जब दोनों तरफ से बॉन्डेड हूं तो क्या हो गया, अब इसी तरह से मैं जोड़ते जाऊंगा तो यहां से कहां तक पहुंच जाऊंगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो यही है कार्बन का कंपाउंड, इसलिए इसको बोलते हैं जटिल है। बहुत सारा कंपाउंड इसका बनाता है और ये जटिल होता है। इनकी संरचना प्रायः सिंपल होता है। ये प्रायः जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। ये प्रायः जल में घुलनशील होता है। बताते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जल में अघुलनशील होता है। कैसे होता है, आप ऑर्गेनिक जैसे ऑयल वेल जो भी लेते हो, डीजल मोबिल, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक पदार्थ है। बहुत सारे तेल उल को, घी को देखो, घी सबसे ज्यादा वनस्पति उसको बोलते हैं, घी को। तो वनस्पति सोर्स जो है वो घी कैसा है, पानी में डालेंगे तो क्या होगा, घुलेगा नहीं, घुलेगा, ऊपर में तैरते रहेगा। कोई भी फैट चीज है वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिक पदार्थ है, जल में घुलनशील होता है। आप अपना नमक देखिए, किचन रूम में जाइए, नमक को लीजिए, यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है, एक एक्सेप्शन आएगा जो कि वाटर में डिजोल्व होता है, तो एक्सेप्शन है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये प्रायः जल में घुलनशील होता है। जनरली प्रायः क्या है, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होंगे जो जल में घुलनशील होगा, एक आध को कुछ एक्सेप्शन ऐसे होंगे जो जल में घुलनशील नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कंपाउंड क्या है, जल में घुलनशील है, इसलिए इसको रखा जाता है ये प्रायः जल में घुलनशील होता है। जितने भी आप साल्ट, इनका तो फॉर्मेशन साल्ट से होता है, मैक्सिमम साल्ट क्या है, वाटर में डिजोल्व होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जल में अघुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जल में घुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक सॉल्वेंट में घुलनशील नहीं होता है, उल्टा चलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं। अब जो कोवेलेंट कंपाउंड है तो ये प्रायः क्या होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे। विद्युत इसमें क्या होगा, विद्युत करंट कंडक्ट नहीं होगा, इसमें करंट कंडक्ट नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, विद्युत का कुचालक हो गया। लेकिन इसको देखिए, ये प्रायः विद्युत के सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। कौन, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे
इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मेटल्स होते हैं और मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। मैंने आपको कहा था ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, वो स्लो होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का अभिक्रिया की दर जो होता है ना, स्लो होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अभिक्रिया का दर कैसा होता है, स्लो होता है। जैसे हम लोग कोई भी सब्सटेंस, कोई पदार्थ को खाते हैं, पीते हैं, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। ये हमारा फिनोमेना जो हो रहा है, डाइजेशन का जो काम हो रहा है, वो क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। यदि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। यदि इनके जैसे होने लगता तो हम लोग क्या करते, खाने को बैठले रहते, इधर से खाते रहते और उधर से डालते रहते, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता, फास्ट होते जाता। तो क्या होता, देते जाते और डाइजेस्ट होते जाता। ऑर्गेनिक अभिक्रिया जो होता है ना, वो स्लो होता है, लेकिन इनऑर्गेनिक अभिक्रिया क्या होता है, फास्ट होता है। अगला देखेंगे, वो ये वोलाटाइल नेचर के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वोलाटाइल्स नेचर के होते हैं। जनरली ये कैसा होता है, वोलाटाइल्स नेचर के होते हैं, वाष्पशील होते हैं। ये यदि नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाए, खुला बर्तन में छोड़ दिया जाए, तो ये वाष्प बन के क्या होगा, उड़ जाएगा ये। तो ये वोलाटाइल नेचर के होते हैं। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा होता है, ये अवाष्पशील होते हैं, नॉन वोलाटाइल होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे आप कोई भी मेटल के ओर्स को ले लीजिए, कोई साल्ट को ले लीजिए, तो क्या वाष्पशील होगा, क्या आप वाष्प बन के उड़ जाएगा क्या, वो साल्ट नहीं उड़ेगा। तो ये अवाष्पशील होते हैं। ये प्रायः समावयवता प्रदर्शित करते हैं, आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। ये प्रायः आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा चैप्टर है जहां पे पढ़ना होता है। वहां केवल वो कंपाउंड जो होता है ना, वो आइसोमरिज्म शो करता है, और वही केवल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को भी शो करता है। आइसोमरिज्म समावयवता प्रदर्शित करते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आइसोमरिज्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। आइसोमरिज्म क्या होता था, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान होता था, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता था, भिन्न भिन्न होता था। तो वो आइसोमरिज्म आप लोग पढ़े होंगे 10th में, आइसोमरिज्म समावयवता। तो ये आपको आइसोमरिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारा आइसोमरिज्म प्रदर्शित करेगा, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं करता है, रेयर केस में करता है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस था। हमने आपको अंतर बताया, और सारे हो सकता है, लेकिन मुख्य जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, वो मैंने आपको करा दिया। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हमारे कोसी केमिस्ट्री वाला को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगता है वीडियो, कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको इसका इंग्लिश वर्जन चाहिए तो वो भी बोलिएगा, मैं इंग्लिश पे भी एक वीडियो बना दूंगा इसमें, क्योंकि लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश को अलग रखा। यदि इंग्लिश में भी चाहिए तो मैं इन पे एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो ये था हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच डिफरेंस। चलिए, थैंक यू बच्चों।